क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है तो सिंपल इक्वेशन ही लगनी है, विच इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है, तो यू मे लीव इट। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 is added to 15 gram of CH3COOH, द रेजिड्यू। अब अगर आपको पूरी इक्वेशन नहीं पता कि क्या बनने वाला है, तो यू कैन जस्ट राइट रेजिड्यू प्लस CO2, हाउ मच, या। सो अब इस क्वेश्चन में NaHCO3 6.3 ग्राम्स गिवन है, CH3COH इज 15 ग्राम, रेजिड्यू इज फाउंड टू बी 18 ग्राम एंड आपको CO2 का मास निकालना है। ओके अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 3.3, अब इस क्वेश्चन में दो मेंशन नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है, बट अगर आपको रिएक्टेंट्स का मास गिवन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो ऑब्वियस होनी चाहिए कि इसमें आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे एंड लिखना है सेम, बिकॉज यू आर नॉट अपियरिंग फॉर लाइक ऑब्जेक्टिव। अब मेरे पास जो LM या चैतन्य वगैरह के बच्चे आते हैं, समटाइम्स व्हाट प्रॉब्लम दे फेस इज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, है वेरी गुड IQ, दे गिव मी आंसर लाइक दिस, बट स्कूल में मार्क्स नहीं आते क्योंकि लिखने की आदत नहीं होती, दे जस्ट कैलकुलेट एंड दे जस्ट गिव द आंसर। तो प्लीज जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ ना कि पहले इक्वेशन लिखो, गिवन, ये गिवन है, फिर यहाँ पे हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। So mass of reactants में one of the mass is 6.3, the other is 15, and it should be equal to one of the mass of the product is 18, the other you have assumed as X. So 21.3 minus 18, so you are going to get 3.3 gram. So it's simple, ठीक है। So now we are going to start with the second law. अच्छा, mole concept के how many question you have done? I gave 10, 1 to 10. दो डाउट है, किस किस में डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम। आपको वो मास निकालना है, गिवन मास CO2 का, विच कंटेन्स same number of molecules as are in 40 gram of oxygen। अभी तक क्या होता था कि जब भी हमें गिवन मास निकालना होता था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होते थे, तो हम वो मास का फॉर्मूला लगा देते थे N/Na इक्वल टू गिवन मास अपॉन। अब इस क्वेश्चन में दो बार वो फॉर्मूला लगेगा, वाई? क्योंकि आपको CO2 का वो मास निकालना है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन नहीं है, बट दे आर सेइंग कि उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एज आर इन 40 ग्राम ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो पहला जो मास का फॉर्मूला लगेगा जपनीत, वो N/Na इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन O2 का गिवन मास इज 40, O2 का मोलर मास इज 32। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 40/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर विच इज 40/32 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, एंड दे आर गोइंग टू बी 5/2, 15/2, लेट्स से 7.5 इंटू 10 की पावर 23। अब हमारे पास ये पता लग चुका है कि हमें वो मास निकालना है CO2 के अंदर जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 7.5 इंटू 10⁻20। तो अब हम जो सेकेंड टाइम मास का फॉर्मूला लगाएंगे N/Na इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमने CO2 का वो गिवन मास निकालना है जिसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जितने कि 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में थे, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, हम 7.5 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास हमें CO2 का निकालना है, CO2 का मोलर मास इज 44। आप निकाल के देख लेना, इट इज 12 + 32 विच इज 44।
तो यहाँ से हमारे पास 7.5 इंटू 44/6 गिवन मास आ जाएगा CO2 का, सॉल्व करके, which is 44 into 7, 7 for the 28 to 386 approximately. It is going to be 51.3 grams. Which contains the same number of molecules. 55. हाँ हाँ, मेरा थोड़ा मैंने अप्रोक्सीमेशंस कर लिए हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? मॉलिक्यूल्स बोला ना, तो पहले मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले। लेकिन अगर कोई ऐसे कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा है, उससे भी सेम होगा, क्योंकि अगर किसी दो चीजों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी तो क्या होंगे। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कर रहा है कि पहले मैं 40 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, फिर उतने ही नंबर ऑफ मोल CO2 के अंदर होंगे, तो वहां से निकल, वो वन एंड द सेम थिंग है ना, इजी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लिया। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो कि अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, वो तभी पॉसिबल है ना अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले O2 के अंदर क्या निकाल लो, नंबर ऑफ, उसे ये फायदा हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स में आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ी इजी वैल्यू हो जाएगी। और कौन सा डाउट है? ओके, सो अब आपने क्या करना है, जिन्होंने 7 तक करे हुए हैं वो नेक्स्ट 10 कर लेना, और जिन्होंने 10 करे हुए हैं वो भी नेक्स्ट 10 कर लेना। तो जो डाउट्स आते रहेंगे मिक्स लेते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी के अपने डाउट हैं, तो यू गो बाय योर ओन पेस, बट करते रहो आगे आगे, ठीक है। Now we are starting with the second law, that is law of constant composition. वंशिका ये ऑन करोगे वीडियो? करवा दी है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं स्लाइड्स नहीं बना पाई मैं आपको, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, स्लाइड से थोड़ा इजीली समझ आता है। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज 44। नहीं तो क्लास के बाद नोटबुक में समझ लेना दोबारा से मेरे से। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी हम कोई केमिकल कंपाउंड लेते हैं ना, एनी केमिकल कंपाउंड, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन अ सेम रेशियो बाय मास। अब फॉर एग्जाम्पल आप वाटर की बात करते हो, चाहे आप रिवर से वाटर ले लो, चाहे आप लेक वाटर ले लो, चाहे आप अर्थ वाटर ले लो, water means that it is always containing hydrogen and oxygen in a fixed ratio by mass, which is 2:16, that is 1:8। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वाटर किसी और सोर्स से आ रहा है तो उसकी रेशियो अलग होगी, अगर वाटर किसी और सोर्स से आ रहा है तो उसकी रेशियो अलग होगी। एक केमिकल कंपाउंड का मतलब ही यही होता है, दैट व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ केमिकल कंपाउंड, दैट मीन्स it will always be made up of same elements, it will always be made up of, अरे ये चीज तो हम अपने घरों में भी, मतलब अब लाइक मैं एक सिंपल एग्जांपल हूँ, हमारे घर में बेसन का हलवा बनता है, इवन आर मदर्स या जो भी कुक होता है वो मेक श्योर करता है कि अगर मैं 1 कटोरी बेसन का डाल रहा हूँ तो उसमें मैं 1 कटोरी घी की डालूँ, उसमें मैं 1 कटोरी शुगर की डालूँ, तो वो भी तो कॉम्पोजिशन सेम ही रखने की कोशिश करेगा ना। कई बार हमारी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो जाती है तो फिर वो चीज़ वैसे नहीं बनती है ना। तो डेफिनेट कॉम्पोजिशन इज एक्चुअली वी आर फॉलोइंग इन आर रियल लाइफ ऑल्सो। लेट्स से हम हलवा बना रही है हमारी मम्मी, तो हमारी मम्मी को पर्टिकुलरली जितना बेसन डालना है उतना ही घी डालना है, उतनी ही शुगर डालनी है, एंड दे डोंट वांट टू चेंज, वो बदलना नहीं चाहते कि आज कम चीनी डाल दूँ। तो ऐसा है कि जो कॉम्पोजिशन फिक्स रखने की परंपरा है वो हम डेली लाइफ में भी यूज कर ही रहे हैं, है ना। तो अब बात आती है CO2 ले लो। अब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी है, चाहे आप इसको कार्बन की बर्निंग करके प्रोड्यूस कर लो, चाहे आप लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके लाइम प्लस CO2 वैसे प्रोड्यूस कर लो,
तो आप CO2 कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता, चाहे आप बर्निंग ऑफ कोक से CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप लाइमस्टोन मार्बल से की डिकम्पोजिशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो. सो हाउ CO2 इज कमिंग डज नॉट मैटर, इट मैटर्स कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इट विल ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी रहेगी, कार्बन इज 12 ग्राम, oxygen is 16, but 2 and 2 into 16, so the ratio is going to be 12 by 32, that is 6 by 16, that is 3:8. ओके. हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप ऐसे दो CO2 कंसिडर कर रहे हो कि एक CO2 में कार्बन बाई चांस C12 वाला प्रेजेंट है ना, तो देयर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन विल नॉट बी फॉलोड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू कंपाउंड्स विच लुक अलाइक सेम, बट CO2 में दोनों कार्बन के आइसोटोप्स का ही फर्क है, फिर वहां पे आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या हो जाएगा, फेल पे क्या, अब उसमें कार्बन सेम है ही नहीं, है ना. फेल की बात तो ये होती है कि आपने सेम रखने की कोशिश करी, आपने तो कार्बन ही बदल दिया, एक में आप कार्बन कौन सा ले रहे हो, कार्बन 12 वाला, और एक में आप कार्बन कौन सा ले रहे हो, कार्बन 14 वाला. सो इन दैट सिनेरियो तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं होगा. ठीक है. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात करें तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं. मेन हमारे पास न्यूमेरिकल्स, बच्चों को मेन प्रॉब्लम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में आती है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एक कंपाउंड की बात होगी. अब वो कंपाउंड मल्टीपल मेथड से प्रोड्यूस हो रहा होगा, जैसे मान लो CO2 है, एक बार वो कार्बन की बर्निंग से प्रोड्यूस हो रहा है, एक बार लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हो रहा है, या एक और मेथड में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा. और आपको ये प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. तो आपने क्या करना है, जिस भी कंपाउंड की बात हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास दिया होगा फर्स्ट मेथड में. सेकेंड मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन का मास दिया होगा, और थर्ड मेथड में भी कार्बन और ऑक्सीजन का मास दिया होगा. अब आपने क्या करना है, इसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेना है, एक एलिमेंट के मास को क्या कर देना है. अब फिक्स कैसे करोगे, लेट्स से फर्स्ट मेथड में कार्बन 44 गिवन है, अगले में 32 गिवन है, इसमें 14 गिवन है, और इसमें 56, 48, 86, सपोज मैं इसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रही हूँ. तो आपको भी मैम फिक्स कैसे करें, फर्स्ट में तो कार्बन 32 ग्राम है, सेकंड 44 ग्राम है, सेकंड में 32 ग्राम है. फिक्स करने का मतलब आप 1 ग्राम फिक्स कर लो. क्या कर लो, 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम वी कैन फिक्स. अब 1 ग्राम फिक्स कैसे किया जा सकता है, ऐसे कि 44 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 56, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से करेगा, 56 बाय. वाई इट इज इजी टू फिक्स वन एलिमेंट एज 1 ग्राम, क्योंकि हमारे पास यूनिटरी मेथड होता है. हमारे पास कौन सा मेथड होता है, यूनिटरी मेथड में हम कर सकते हैं ना कि अगर इतने से रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा होगा. उससे आपका ये फायदा होगा कि जब आप सब में 1 ग्राम कार्बन के करेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन निकालोगे तो आप देखोगे सबसे ऑक्सीजन सेम आ रहा होगा, सब में ऑक्सीजन क्या आ रहा होगा, कौन सा ऑक्सीजन सेम आ रहा होगा, विच इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम कार्बन, विच इज रिएक्टिंग विद. तो अगर ये प्रूव हो जाएगा कि 1 ग्राम कार्बन के साथ सेम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है, इररिस्पेक्टिव कि वो पहले मेथड से ऑब्टेन हुई है या दूसरे मेथड से ऑब्टेन हुई है या तीसरे मेथड से ऑब्टेन हुई है, तो ये पता लग जाएगा कि तीनों में रेशियो सेम है. क्योंकि अगर आप सिंपल रेशियो निकालोगे ना, 44 बाय 56, 32 बाय 48, वो सेम नहीं आएगी. रेशियो तभी सेम आएगी जब आप वन ऑफ द एलिमेंट का मास क्या करोगे, फिक्स. अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आप कार्बन को क्यों फिक्स कर रहे हो 1 ग्राम, कैन वी फिक्स ऑक्सीजन एज 1 ग्राम, यस, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप उधर कार्बन 1 ग्राम फिक्स करके ऑक्सीजन निकाल रहे हो तो दूसरे में भी कार्बन का ही फिक्स करो. ये ना करो कि एक मेथड में आपने 1 ग्राम कार्बन को फिक्स करके ऑक्सीजन का मास निकाल लिया और दूसरे में ऑक्सीजन का 1 ग्राम फिक्स करके कार्बन. तो यू डोंट हैव टू चेंज द थिंग्स लाइक दैट, अदरवाइज आपकी चॉइस है. तो हम एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे, देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप डाउट है आपका, कुछ बोल रहे थे आप. हाँ, क्वेश्चन में आप, हाँ पहले एक बार स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम लिखते हैं. लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. फर्स्ट राइट द डेफिनेशन.
कंपोजिशन ही फाइंड करनी होती है, हमें प्रूव करना होता है कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। फॉलो वो तभी कर रहा है अगर आप तीनों में एलिमेंट्स की रेशियो निकालो वो सेम आ जाए। तो रेशियो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको एक एलिमेंट के मास को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे एलिमेंट की रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आप खुद करके देखोगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो बिफोर वी राइट द न्यूमेरिकल। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन or definite proportion, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same proportion by mass this is the statement of law of constant composition, and please try that you do not modify the laws by your own words. laws को बिल्कुल वैसे ही लिखा जाए जैसे उन्होंने लिखवाया। इसका एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल, कार्बन may be obtained by any of the methods. First method is burning of coke, C plus O2 gives CO2, decomposition of limestone, CaCO3 decomposes to give CaO plus CO2, and reaction of HCl with marble, HCl plus CaCO3 gives CaCl2 plus H2O plus CO2. But it always contains same elements, that is carbon and oxygen, in same ratio, which is 12/32, that is 3:8 by mass. So if you are getting 1 mark, then you can just go for the definition. लेकिन अगर थोड़ा explain करना है तो आप example भी देके आओ कि you may obtain CO2 by any of the method, but it will always contain the same elements by mass. Now we can try one numerical. मन्नत टायर्ड आज स्कूल, फिर बैक टू बैक ट्यूशन। और एक्चुअली ना ये 3:30 वाला टाइम भी ऐसे होता ना, स्लीपी टाइम। तुम्हारी स्कूल में चेक होते हैं नोट्स? ओके। हाँ वो टाइम वेस्ट होता है। हाँ तभी स्लीपी फील हो रहा ना।
चलो थोड़ा थोड़ा जितना लिखा जा रहा है उतना कर लो, या फिर स्टेटमेंट की जगह छोड़ो। हाँ ये तो है ही, लास्ट है बस, ठीक है फिर। क्वेश्चन लिखो, कॉपर ऑक्साइड was obtained by the following methods. Copper oxide was obtained by the following methods. In one case, 1.75 gram of the metal was dissolved in nitric acid and igniting the residual copper nitrate yielded 2.19 gram of copper oxide. B. In second case, 1.14 gram of the metal dissolved in nitric acid was precipitated as copper hydroxide by adding caustic alkali solution the precipitated copper hydroxide after washing, drying and heating yielded 1.43 gram of copper oxide and see, हाँ सेम क्वेश्चन है उसमें, ये कॉपर ऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, ए मेथड, बी मेथड एंड सी मेथड. In the third case, in the third case, 1.4 gram of copper, 1.4 gram of copper, when strongly heated in a current of air, when strongly heated in a current of air, yielded 1.83 grams of copper oxide. Show that this data illustrates law of constant composition.
लिख लिया क्वेश्चन? अब देखो, देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपर ऑक्साइड. फर्स्ट मेथड में 1.7 ग्राम ऑफ द मेटल, मेटल मतलब वो कॉपर की बात कर रहे हैं कि कॉपर 1.75 ग्राम लिया है. सो आपने इसमें मेथड में फोकस नहीं करना कि फर्स्ट में इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड रेजिडुअल कॉपर नाइट्रेट यील्डेड. मतलब जो आपको वैल्यूज गिवन है कि फर्स्ट मेथड में उन्होंने मेटल यानी कि कॉपर 1.75 ग्राम लिया है और कॉपर ऑक्साइड 2.19 ग्राम मतलब ऑब्टेन हुआ है. आपने वैल्यूज में फोकस करना है. कमिंग टू बी मेथड, उन्होंने मेटल यानी कि कॉपर कितना लिया है 1.14 ग्राम. dissolved in nitric acid was precipitated as copper hydroxide by adding caustic alkali solution. ये आपके लिए कुछ रेलिवेंट नहीं है, बस आपने देखा कि सेकेंड मेथड में कॉपर ऑक्साइड आपको कितना मिला 1.43 ग्राम. इजी है ना. सिर्फ आपने ये देखना है कि वो मेटल कितना ले रहे हैं और टोटल कंपाउंड आपको कितना मिल रहा है. थर्ड मेथड में कॉपर दे आर टेकिंग, थर्ड मेथड में कॉपर दे आर टेकिंग 1.45 ग्राम्स एंड कॉपर ऑक्साइड कितना मिल रहा है 1.83. तो आपने तीनों मेथड्स में अलग अलग तरीके से कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया है. व्हाट मेथड दे आर यूजिंग वो हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट है वैल्यूज. अब मुझे एक बात बताओ, अगर फर्स्ट मेथड में उन्होंने कॉपर 1.75 लिया एंड टोटल 2.19 है तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा 2.19 माइनस 1.75 है ना, विच इज हाउ मच आई थिंक 4, हाँ 0.44. ऐसे सेकंड में ऑक्सीजन कितना होगा, कॉपर ऑक्साइड इज टोटल इज 1.43 माइनस 1.14 तो आई थिंक 0.29. उसके बाद थर्ड में ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा 1.83 माइनस 1.45 विच इज 0.38. ठीक है. अब मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको जो 2 एलिमेंट्स गिवन है उसमें से एक एलिमेंट का फिक्स कर लेना है. एक एलिमेंट का फिक्स करने का मतलब है, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, एक एलिमेंट का फिक्स करने का मतलब है कि तुम्हारी चॉइस है या तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम फिक्स कर लो या कॉपर का. एंड आई थिंक फ्रॉम वैल्यूज हमें ऑक्सीजन का 1 ग्राम फिक्स करना चाहिए क्योंकि इसकी छोटी वैल्यू है. तो 0.44 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर से रिएक्ट कर रहा है 1.75. तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर से रिएक्ट करेगा 1.75. बट कितनी वैल्यू आ रही है एक बार देख लेना. ऐसे सेकंड में भी अगर आप देखो 0.29 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर से रिएक्ट कर रहा है 1 तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर से रिएक्ट करेगा. एंड लास्टली 1.45 सॉरी 0.38 ग्राम ऑक्सीजन कितने कॉपर से रिएक्ट. अब तीनों की वैल्यू देखो सेम आ रही है. जस्ट चेक कि तीनों से 1 ग्राम ऑक्सीजन क्या सेम कॉपर से रिएक्ट कर रहा है. हेलो, हाँ जी नमस्ते. हाँ जी बताइए. मैं ना आपकी वो भव्य मैम से बात करा देती हूँ. मैम एक बोलिए भरत के मम्मा से बात. अपना एक दिन के नंबर रहता है. अच्छा चलो कोई ना. ये करना कितनी वैल्यू आ रही है 3.9 इसकी. है ना सेम ही आ रही है ना. एंड अगले में अच्छा किसी बुक्स में ना ये परसेंटेज में इंटू 100 करके परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं. तो अगर आप इंटू 100 करोगे तो वो भी सेम ही आएगा.
तो ऑब्वियसली अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे तब भी सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या आएगी, सेम। और अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हो कि 1 ग्राम, तब भी सेम आएगी। तो इसमें कुछ है ही नहीं। आपने, आई थिंक मेरे को तो लगता है सबसे इजी न्यूमेरिकल है कि आपकी चॉइस है, आपने एक एलिमेंट को 1 ग्राम फिक्स कर लेना है, दूसरे एलिमेंट की रेशो निकाल लो, और अगर आप रेशो नहीं निकालना चाहते तो इंटू 100 करके क्या निकाल लो, परसेंटेज, वो सेम ही आएगी। मतलब देखो कितनी कितनी रैंडम वैल्यूज थी ना, फिर भी देखो सेम आ गई ना। वो 1.75 अपॉन 0.44 था, दिखने में लग भी नहीं रहा था कि इन तीनों की वैल्यू सेम आएंगी, बट जब तुमने डिवाइड किया इट ऑल्सो केम आउट टू बी 3.9 and it also came out to be 3.97। और अगर सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें सेम कंपाउंड अलग अलग मेथड से ऑब्टेन हो रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में आपको किसी एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है, दूसरे वाले में भी फिर आप परसेंटेज ही निकालोगे। अब इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा था ना, तो हमारी चॉइस थी कि तीनों की हमने रेशो निकाल ली 1 ग्राम में, या अगर आप चाहते तो इंटू 100 करके क्या निकाल सकते थे, परसेंटेज। इसमें तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर सपोज आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एक मेथड में परसेंटेज ही दे रखी है कॉपर की या ऑक्सीजन की, तो फिर आपको दूसरे मेथड में भी उसकी परसेंटेज ही निकालनी पड़ेगी, तभी मैच करेगी। एक ऐसा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज इनफ, बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है। सो सेकेंड न्यूमेरिकल देख लो इसका। Second is 6.488 gram of lead. 6.488 gram of lead combined directly with 1.002 of oxygen, 1.002 of oxygen to form PbO2, to form PbO2. Then they are saying PbO2 is also produced by heating, is also produced by heating lead nitrate, PbNO3, and it was found the percentage of oxygen, and it was found the percentage of oxygen in it is 13.38%. Illustrate that this data, that data follows law of constant कंपोजिशन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट मेथड में तो इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है कि लेट दे आर टेकिंग 6.488 एंड इट इज कंबाइनिंग विद हाउ मच ऑक्सीजन, 1.0002 टू फॉर्म PbO2। लेकिन सेकेंड मेथड में जो PbO2 ऑब्टेन हो रहा है उसमें डायरेक्टली ये बता रखा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38। सेकेंड मेथड में आपको पीबी और ऑक्सीजन का अलग अलग मास ना देकर इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दे रखी है दैट यू नो द ऑक्सीजन इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38। अब आपके लिए कंपलसरी हो गया है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो आपको फर्स्ट मेथड में भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही निकालनी पड़ेगी। अब किसी की भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल तो आपको आगे दिया नहीं हुआ, बट टोटल इन दोनों का प्लस करके आ जाएगा, है ना। PbO2 का टोटल क्या होगा, 6.488 1.002 विच इज 7.49। अब तुम कहोगे कि मैम पिछले क्वेश्चन में तो आपने 1 ग्राम फिक्स किया था, क्योंकि उसमें हमें अलग तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी थी। पिछले वाले में हमने तीनों मेथड्स में कॉपर का अलग अलग मास दे रखा था, ऑक्सीजन का अलग अलग दे रखा था, तो उसमें हमने किसी एक को फिक्स करके 1 ग्राम ऑक्सीजन को फिक्स करके कॉपर की रेशो निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में सेंसलेस बनता है कि मैं 1 ग्राम पीबी को फिक्स करके O2 की रेशो निकालूं, उसमें मुझे O2 की परसेंटेज ही निकालनी है।
O2 की मुझे क्या निकालनी है, क्यों परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि सेकंड मेथड में मुझे PbO2 में ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो दोनों की परसेंटेज सेम प्रूव करनी पड़ेगी। तो सेकंड की परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट की, हाँ फर्स्ट में निकालेंगे, वो भी पीबी की नहीं, किसकी निकालेंगे, क्योंकि सेकंड में ओ की गिवन है। ऑब्वियसली अगर ओ की सेम होगी तो पीबी की भी क्या आएगी, क्योंकि अगर एक एलिमेंट की सेम है तो दूसरे एलिमेंट की 100 माइनस वो हो जाएगी, तो वो भी सेम ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके देखो, इट विल बी दिस ओनली, आप करके देख लेना, ये सेम ही बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम ना बने, बिकॉज दीज लॉज आर लाइक, इट्स नॉट कि हाइपोथेटिकल है, ये जेन्युइनली फॉलो होते हैं, तो ये होंगे ही होंगे फॉलो। सो ऑब्वियसली अगर आप परसेंटेज 13.38 आ जाएगी, सो दिस शोज दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपो, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। सो आई थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इजी था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी इजी ही है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि हमें कैसे कब 1 ग्राम फिक्स करके निकालना है, कब हमें परसेंटेज सेम निकालनी है, ठीक है। मुश्किल लगता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके सिलेबस में, हाँ रेसिप्रोकल तो डिलीट, मतलब वो तो आपके सिलेबस से, हाँ 100 स्टूडेंट्स मुकत गए हैं ना, हाँ और लेंगे, नहीं बट जो मुफ्त में भी जाते हैं वो लेते तो डमी है, क्योंकि अब लोगों को पता लगा ना कि जेन्युइनली, हाँ कोचिंग्स का कोई इतना फायदा आया नहीं, हाँ फिर अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि या तो ड्रॉप करके करो या फिर साथ साथ ही करो, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कोचिंग्स के लिए जाते हैं फिर स्कूल में मार्क्स नहीं आते, फिर बच्चों को यही लगता है कि अगर था, अब मैं बताती हूँ 3-4 इयर्स बैक ना मेरे पास 2 टॉपर्स आते थे मुकत के, तो उनको क्लियर था कि मैम हमने जेई की कोचिंग लेनी नहीं, हमने तो चित्कारा, तुम तो थापर तो एम करो, दे वर वेरी क्लियर कि हमें चित्कारा से ही करनी है। उन्होंने फोकस किया ऑन 11th-12th, दे गॉट 99 मार्क्स इन केमिस्ट्री, मेरे पास ही पढ़े हुए वो दोनों, दीपांशु एंड हर्षित। वो नक्श ट्यूटोरियल भी चलाया था उन्होंने 3-4 साल आफ्टर डिमाइस ऑफ साहिल सर, है ना। तो उसके बाद अब उन्होंने चित्कारा से प्लेसमेंट होगी, अभी उनका एवरेज पैकेज 12 to 15 लाख का लगा है, तो दे वर वेरी क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जो नहीं भी क्लियर होते तो उनकी कौन सा आईआईटी में हो रही है, या तो तुम बिल्कुल ही फोकस्ड हो, फिर तो तुम्हें 9th से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 9th, वेरी। अब ऑब्वियसली अब एलएन वाले हैं, वो कितने लोगों को आईआईटी निकालते हैं, अब पूरा पूरा बैच जाता है, निकलते तो 4-5 लोग ही हैं, बाकी सब तो, अब मेरे पास 12th में एक लड़का आया, उसका भी यही था, वो एलएन गया 11 में, उसने मेरे पास कोचिंग नहीं ली। अब मेरे पास ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में कॉल आते हैं, आई विल नॉट टेक नेम, वैसे बता रही हूँ कि कोई जैसे बच्चों की क्वेरीज आती है ना स्टार्टिंग में कि मैम ट्यूशन लगनी है, बट दे डोंट ज्वाइन, पता लगता है कि वो एलएन वगैरह ज्वाइन करें, क्लास खत्म होती है 11 दिन, दे कॉल अप कि मैम हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारा स्कूल का हुआ ना कुछ हुआ, देन दे ज्वाइन बैक। अब 11th का भी एंड में मैंने उनको कराया, अब वो 12th में भी मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर वही 11th में ना सबको ये लगता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं एलएन चला जाऊँ, लेकिन जो रियलिटी चेक है वो 11th के एंड में पता लग जाती है कि यार यही चला तो 12th के बोर्ड भी होनी मुश्किल हो जाएंगे, हाँ इसीलिए, हाँ हाँ वो उल्टा, हाँ अब टेक में, टेक इज वेरी, बहुत अच्छा है। अब वो क्या मतलब बीटेक कर रहा है,
फिर लग गई ना। तो लगी तो खुद ना, वो तो फिर प्रॉपर्टी भी लग सकता है। पता है क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में अगर एज अ लाइक आउट कैंपस भी अप्लाई करते हो तो तुम्हारा कॉलेज बहुत मैटर करता है। अगर तुम पैक से हो तो कंपनी वाले वैसे भी तो प्रेफरेंस देंगे ना, चाहे तुम्हारी वाया पैक नहीं हुई, बट तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ब्रांड तो आ गया ना कि तुमने वाया। प्रॉब्लम ये है यार, गवर्नमेंट कॉलेज हर कॉलेज का हाँ एक नॉर्मल नीट के बिल्कुल होगा नहीं है ना। हाँ नीट का एग्जाम वैसे देखते भी नहीं आज तो। मैं एम्स का दूं तो एम्स का अलग एग्जाम है, पीजीआई का अलग अलग है, जीएमपीएच का अलग है। ठीक है, और फिर आर्म फोर्सेस का अलग है, सरकार का अलग है, डॉक्टर का। ये तो गलत है, कॉमन होना चाहिए वैसे। ऐसे तो बच्चा अलग अलग एग्जाम में भरता रहेगा। हाँ देने भी चाहिए, एम्स का ही है, हाँ वो तो है। ओके, द थर्ड लॉ इज, नहीं तो आपके ब्रदर ने फिर आपको सजेस्ट की क्या कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए? तो उसने इंडिविजुअल कोचिंग्स तो लिए होंगे आपके ब्रदर ने? ट्यूशन, है ना। सच में कह रही हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे ना मतलब ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, सच में कह रही हूँ। यस, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और जो तुम्हारा कैलिबर होता है ना कि यू नो कि तुम्हारा कुछ है, तुम इतना डीमोटिवेट हो जाते हो कि तुम अपने कैलिबर से भी। पूरे किताबों से भरा होता था, वॉल्स पे सारे पेजेस चिपका रखे हैं, फिर भी लगे तो पढ़ना कैसे है। कहते 13-13 घंटे 14-14 घंटे का स्टडी टाइम है मेरा। मैंने कहा मैं तो 2 घंटे पढ़ नहीं सकती अपने आप। वही फिलहाल ना। की बात है, अब मैं तो बदलती 300 एक नंबर 300 कर डॉक्टर का, तो फिर उसकी लगी अभी तक तो उसका 50 लाख का पैकेज है ना उनका, 15 लाख का मतलब भी होता है कि वो पैक वाले का 15 है, कोई बात नहीं, अगर 15 है ना तो अभी उसकी एज क्या होगी, 21-22 होएगी। बाय द टाइम वो हमारी एज में पहुंच जाएगा, 10 years प्लस। मैं बताती हूँ, मेरे साथ मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मेरे टाइम पे ना 3 to 4 लाख का पैकेज लगता था। इफ़ यू गो बैक 10 to लाइक 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो हमें उस टाइम लगता था कि 3 लाख पैकेज। तो मैंने भी इसीलिए ऑप्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि इतनी कम सैलरी के लिए क्यों जाना, तो मेरे को वैसे भी टीचिंग में जाना था, तो मैंने मास्टर्स कर ली। नाउ पॉइंट क्या हुआ कि मेरी जिन जिन फ्रेंड्स ने 3 लाख पे ऑप्ट कर लिया उस टाइम पे, यस, अब नाउ एट माय एज जो जो जिनकी कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, या जो मेरी एवरेज फ्रेंड्स थी जिनको मेरे को लगता था कि इनकी तो कोडिंग अच्छी भी नहीं है, बिकॉज आईटी में भी ज़रूरी नहीं है कि तुम कोडिंग में जाते हो, उसमें भी बहुत अलग अलग वो होती है ना, मतलब ब्रांचेज होती हैं, कोई टेस्टिंग में चला जाता है। सो आई डोंट नो कि अब असल में कौन किस किस में है, क्योंकि अब मेरी फील्ड भी नहीं है, बट एवरी वन मिनिमम तो मिनिमम मंथली 2.5 लाख कर रहा हूँ, मिनिमम बता रही हूँ। कि अगर उस टाइम उन्होंने 25,000 पे स्टार्ट करी थी, जो कि बंदा लगता है कि 25,000 है ना, नॉट मच, लेकिन आज के टाइम में वो 2.5 लाख तो कमा रहे हैं मंथ का। एंड अ फीमेल अर्निंग 2.5 लाख, वो भी जो जिसको पता है कि मैं पढ़ाई में एवरेज थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि आईटी में स्कोप बहुत है। इंजीनियरिंग में इसीलिए है ना, आप सोचो हम कौन से एरा में हम एंटर कर रहे हैं। आप देखो व्हाट्सएप सब कुछ, ये सारा क्या है, पीछे कोडिंग ही है ना। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वो चैट जीपीटी आपको सब कुछ एकदम से कैसे निकाल के दे देता है, कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा कुछ ही। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे टेक्नोलॉजी डाउन तो जाएगी नहीं, टेक्नोलॉजी तो अप ही जाएगी ना। आप खुद ही देख रहे हो कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अभी हम एक चीज ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इतना तो, जैसे कई बार मेरे साथ भी +2 के बाद बच्चे सजेशन मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ गो इन आईटी। आईटी का जो स्कोप कभी डाउन हो, मतलब हमारे टाइम पे ना रिसेशन भी आ गया था, तो ऐसे लगता था कि यार आईटी का फायदा नहीं है, लेकिन अब तो आईटी का फायदा ही फायदा है। देर इज नो स्कोप की रिसेशन जाएगा। हाँ, अगर आप उसके बाद भी वो आईटी में जाएगा। मैं आपको बताऊँ रियलिटी क्या होती है, अब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, और फिर या फिर ये केमिकल करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि इनकी जो एक्चुअल वाली कोर वाली इंडस्ट्रीज हैं, या तो वो बहुत दूर दूर होती हैं, या फिर फीमेल लेडीज के लिए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता कि फील्ड जॉब करो, तो उनको लगता है कि यार लैपटॉप पे बैठ के करना ज़्यादा आसान है, तो इवेंचुअली वो आईटी में ही आ जाती हैं। बट फिर उनके लिए उसके लिए जावा वगैरह डेटाबेस उनको सारा कुछ दोबारा से सीखना पड़ता है, जो कि बहुत टफ हो जाता है। हाँ, तो फिर पाइथन इज फार इजी देन जावा, आदत हो चुकी है। हाँ, नहीं तो अदरवाइज पाइथन तो आई इसीलिए है। क्या ले ली, फिजिकल एजुकेशन? तो तुम्हें कंप्यूटर लेना चाहिए था।
हाँ, या तो जिसने, हाँ बायोलॉजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो पता नहीं सिर्फ गेम्स का पढ़ना होगा। हाँ, क्योंकि अगर नॉन मेड कर रहे हो फिर तो कंप्यूटर देके फायदा है। आपकी तो नॉन मेड, आपकी मेड है? अच्छा, आपकी भी मेड है, आप दोनों भी। पर हमने पंजाबी रखी हुई है। तुम्हारी तो नॉन मेड है ना? एडिशनल तो क्या है, 5 सब्जेक्ट पूरे तो करने ही है, एडिशनल तो नहीं काउंट। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जैसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करने वाले हैं, सुनो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ना 2 ही प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस हैं। तो मोल कंसेप्ट तो तुम वैसे भी अपनी पेज पे कर रहे हो, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। हाँ, इसकी फोटो सेंड कर देती हूँ। मोल कंसेप्ट अपनी पेज से 2-4 क्वेश्चन और आगे करके मैं डाउट पूछ लूंगी 1 to 15। कल मैं पूछूंगी कि 1 to 15 कोई डाउट्स हैं तो वो टिल 15 करने हैं, और प्लस ये 2 करने हैं क्योंकि फिर ये रह जाएगा। ठीक है, बाकी कल। इतना पेन हो रहा है, इतना पेन।